अभी तक जितनी बात मैं कर रहा हूँ ये पूरी एक सभ्यता की बात है। ये सभ्यता की है, किसी मत की या किसी सत्ता की बात नहीं है। इसमें अभी तक कोई मत की बात नहीं किया हूं मैं और किसी सत्ता की बात नहीं किया है। ये एक सभ्यता है। ये एक सभ्यता जो मैं अर्थव्यवस्था बोलता हूँ कि सभ्यता के मूल में जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, क्या थी। अभी तक तो पूरी वही बात कर रहा हूँ, क्योंकि सभ्यता को बहुत ऊपर नीचे करने में फिर सत्ता और मत बहुत ये किए हैं। अभी तक तो पूरी बात हम लोग एक सभ्यता की ही कर रहे हैं। एक सभ्यता अपने आप में कैसे, सभ्यता के मूल में जैसे मैं बताता हूँ कि एक अर्थशास्त्र है, एक अर्थव्यवस्था है, और कलाओं के मूल में तो एक, संस्कृति के मूल में तो एक सौंदर्य दृष्टि है, और परंपराओं के मूल में एक तत्व होता है, एक फिलॉसफी। मैं अभी यही सब बात कर रहा हूँ ना पूरी। अभी तक तो हम लोग अर्थव्यवस्था, गांव की रचनाएं, किलों की रचनाएं, ये सब बात करते रहे। और ये सारे लोग जो अपनी अपनी छोटी छोटी ऐसी बहुत व्यवस्थाएं बना देते थे। एक तरफ तो ये सारा कारीगर समाज है, पूरा टेक्नोलॉजी पूरी रही है गांव में, पूरा विज्ञान। और बात ये आती है कि विज्ञान एक चीज है, ये वाद्य एक विज्ञान है, वीणा बनाई गई है वो एक विज्ञान है, सारे साधन एक विज्ञान है। मगर इस विज्ञान का परा और अपरा के साथ क्या है? विज्ञान को विज्ञान है, विज्ञान तो विज्ञान है अपने आप में, मगर इस विज्ञान से एक सुंदर कला की सृष्टि होती है, जिसको तुम चाहे तो अपरा के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे तो परा के लिए, या दोनों के लिए भी। अपरा क्या है? अपरा ये व्यवस्था पूरी है जो भौतिक सुख को देने वाली है, और परा जो है वो आत्मा, आत्मा के आनंद के लिए, आत्मा के सुख के लिए। तो मैं कई बार ये बात बोला हूं कि विद्या और व्यवस्थाएं पूरी समृद्धि के लिए होती है, भूमि को समृद्ध करने के लिए। मगर हमारे लोग समृद्धि को ही सब कुछ नहीं मानते थे। समृद्धि से निर्लिप्त रहने वाली जो बातें हैं उसी को हम लोग ज्ञान मानते थे। विद्या और व्यवस्था का काम है भूमि को समृद्ध करना, हर एक को समृद्ध करना, ये ज्ञान नहीं है, समृद्ध होना है। मगर ये समृद्धि से निर्लिप्त रहना, निर्लिप्त रहने वाली जो बातें रही है उसी को हम ज्ञान माने। तो वो जो बातें करने वाले जो लोग रहे हैं पूरे, वो ये सब आ जाते हैं, ये कलाकार, ये जाति पुराण बोलने वाले, ये भिक्षावृत्ति बोलने वाले जो सारे लोग हैं, ये उसी में। तो उसकी व्यवस्था ये समाज हमेशा किया है, वो अपने आप में व्यवस्थित नहीं है कभी भी, उसकी व्यवस्था ये समाज को करना पड़ता है। समाज अगर ये चाहता है कि हमको बहुत सुंदर ढंग से जीना है तो ऐसे लोगों की व्यवस्था करना पड़ता है। तो हमारे पास में जितनी भी जातियां रही है, हर जातियों के जिम्मे कुछ जातियां आ गई जिनका पोषण ये लोग करना है। तो जैसे एक चर्मकार लोग हैं, ये कम से कम 5 जातियों का पोषण करते थे ये लोग। डकलोड़ू उसका जाति पुराण बोलने वाला है, डकलोड़ू का जाति पुराण बोलने वाला है हीनोड़ू, फिर सिंदोलू, नेतिकंपोलू, पच्चाबद्दोलू, ऐसे फिर बहुत आ जाते हैं। तो हर जाति वाला किसी न किसी एक जाति का पक्का पोषण किया है। मगर उसके बाद भी बहुत सारे ऐसी जातियां रही है जिनका पोषण गांव करता था, सब लोग करते थे उनका पोषण। अब जाए यहाँ भारतीय सभ्यता में ये नियम था कि उषस के दर्शन करना है, हर आदमी गांव में जो भी ये रहा है ये उषस के दर्शन करे। जो 3:30-4 बजे आसमान में एक लाड़ी आती है उसको उषस बोलते हैं, उसके दर्शन करना है। और उसके बाद वो सूर्यास्त तक पलंग पर बैठना उसको निषेध है, वो पलंग पे बैठ नहीं सकता। इसलिए हमारे पलंगों के जो डिजाइन रहे हैं वो उठा के खड़े कर देने के रहे। सूर्यास्त के बाद ही पलंग आड़ा पड़ना है। तो सारा दिन में इसको कभी सोना नहीं है, बैठना नहीं है, कोई ना कोई काम में, कोई ना कोई काम में ही रहना है। दिन में सोना अच्छा नहीं माना गया हमारे पास में, इसलिए आज से एक पीढ़ी के लोग दोपहर में कभी नहीं सोते थे, कुछ ना कुछ करते रहते थे। बात यह है कि उषस के दर्शन करना है,
उतना सुबह उठना है, घड़ियां तो नहीं थी, अलार्म तो नहीं थे, फिर कैसा उठना है। तो उस समय उठाने की जिम्मेदारी एक समाज दिया था लोगों को। तो रात के 3:30-4 बजे बुड़बुक्का लोड आता था। बुड़बुक्का एक समाज का नाम है, उसका जो वाद्य है उसको बुड़बुक्का कहते हैं, वाद्य से उसका नाम है। छोटा सा डमरू होता है, बहुत तीखी आवाज होती है, वो बिना मुंह धोए आंखों में काजल लगा करके उस समय निकलता है, और उसका काम है गांव में जो शैतान है उसको बाहर निकालना। नींद से बड़ा और क्या शैतान है ना। आओ, उसको उसका काम है सबको जगाना, उठाना। इतनी तीखी आवाज होती थी उसकी, और वो गाता था उसके साथ में तीखी आवाज में, सब लोग उठ जाते थे। और उसके बाद में फिर जो आता था वो बाल संतोड़ उसको बोलते हैं, जो एक घंटा और शंख लेकर के आता। तो इनके अलग अलग नाम है, महाराष्ट्र में बहुत है ऐसे अलग नाम है उनके, और पूरे हिंदुस्तान में ये रहे हैं। ये जाति पुराण बोलने वाले और ये भिक्षावृत्ति वाले सारे लोग पूरे हिंदुस्तान में रहे हैं। तो इन पे क्या हुआ था कि 1851 से लेके 1941 तक ये सारी जातियों पर निषेध लागू किया गया था। इसका कई डॉक्यूमेंट मिलता है, ऐसा मैं सुना हूँ, किसी पास में है कि सारी जातियों पर निषेध कर दिया गया था। कोई ऐसी जाति के लोग घूमना नहीं है, आना नहीं है। तो 90 साल इन पे निषेध रहा है। तो भी इस इलाके में ये सब चलता रहा है। यहाँ सीधे से अंग्रेजों की हुकूमत नहीं थी ना, सीधे से अंग्रेजों की हुकूमत नहीं थी, तो यहाँ ये सब चलता रहा है। तो उसके बाद बाल संतोड़ आता है। बाल संतोड़ एक शंख और एक घंटा, वो घंटा बजाते हुए शंख फूकते हुए निकलता। और उसके बाद जो आता है वो है गोसमोल्लू, जो एक तारा लेकर के बड़ा सुंदर गाते हुए निकलता है। और उसके बाद जो आता है वो हरिदास, पैरों में घुंघरू बांध करके, तानपुरा हाथ में लेके, तंबूरा हाथ में लेके, खतरा लेकर के बहुत सुंदर वो नाचते हुए आता है, भैरवी राग गाते हुए सबको उठाता है। और इसके चले जाने के बाद जो आता है वो जंगम है, सफेद कपड़े पहन के, काले तानपुरे लेकर के, वो बहुत वैराग्य के गाने गाते थे वो लोग। जब सब लोग, पहला जब आता था सब उठ जाते थे, दूसरा सोने नहीं देता था, तीसरा जो आता था तो उस समय तक लोग नहाना धोना करते थे, और पहली भिक्षा हरिदास को मिलती। और उसके बाद सब लोग जब कामों पर निकलते थे तो इनको वैराग्य के गीत सुनने को मिलते थे। ये दुनिया क्या है, हाँ ये तो ऐसे, ये तो खत्म हो जाने वाली है। तो ये जब सब कामों के लिए निकलते थे तो इनको वैराग्य के गाने सुनते थे कि कहीं बदमाशी ना करे बेटे दिन भर में है ना। तो उस समय सुबह 7 बजे तक ये लोगों का समय था, जंगम लोगों का। उसके बाद में जंगम लोग फिर दूसरे दिन ही 5:30-6 बजे के आसपास वो लोग निकलते आते थे, और 7 बजे के बाद खत्म। 7 बजे के बाद से 9 बजे के बाद से फिर सब लोग जब खेतों वातों को चले जाते थे काम वाम करने के लिए, उसके बाद फिर जो लोग आते थे, जैसे सपेरा आ गया, बंदर लेके आ गया, कोई रीछ लेके आ गया, कोई बैल लेके आ गया, ऐसे बहुत लोग जो लोगों का मनोरंजन करते हैं। गांव में जब बूढ़े और बच्चे रह जाते हैं तो उनका समय भी निकलना है ना। मगर एक तरह से ये लोक शिक्षक भी थे, मैं तो इनको लोक शिक्षक बोलता हूँ ये सब लोगों को। हाँ, जो बैठी जगह आदमी को बहुत जानकारी देते थे। सांप वाला आया, कई सांपों की जानकारियां देता था, बच्चों के गले में सांप डाल देता था, सांप के भय को निकालता था कि कौन सा सांप विषैला है, कौन सा क्या है। कई सांपों की कथाएं सुनाता था, कई जाति के सांपों की कथाएं सुना देता था। क्योंकि हमारे पास में नाग अलग है, सर्प अलग है, कई सर्पों की कहानियां सुनाता था। कई रंग बिरंगे सांप भी लेके आता था कि ये तो तक्षक है, ये परीक्षित को काटा था, तो परीक्षित की जो बीवी है इसके ऊपर जो रंग आयो कथा सुनाता था कि इसके ऊपर जो इतने रंग है, ये सिंदूरी रंग है, ये काला रंग है काजल का, ये मेहंदी का रंग है। तो वो अपने सारे सुहाग की निशानी इसके ऊपर फेंक दी थी। हाँ, जब परीक्षक को कहा था तो उसकी जो महारानी थी वो अपने जितने सुहाग की निशानियां थी वो इसके ऊपर फेंक दी थी।
और वो रंग इसके ऊपर में चढ़ गए हैं। ऐसी बहुत कहानियां वो बताता था पूरा, है ना। तो ये एक तरह के लोक शिक्षक थे। रीछ वाला है, रीछ को लेकर के आया, बच्चों को ऊपर बैठा दिया रीछ के ऊपर, रीछ के बाल तोड़ करके उसकी ताबीज बना करके दे दिया, ये सारा। तो ये कोई दोपहर के आसपास तक चलते थे ये सारे लोग, 2-3 बजे के आसपास तक ये लोग चलते। और उसके बाद जाति पुराण बोलने वालों को देखे हैं हम लोग, जो दोपहर के बाद अपने अपने, जब कोई भी जाति पुराण बोलने वाला आ जाता तो उसका दोपहर का कोई ना कोई आके ही रहता था, साल भर में किसी ना किसी का तो रहता ही था। तो वो बड़े बड़े पट, इनके पास में 40-40 हाथ लंबी पेंटिंग होती है, इसको पट बोलते हैं, और बहुत सुंदर चित्रकारी करी हुई होती है। तो उस पट के द्वारा ये उस जाति का जाति पुराण बताता था। ये नहीं खाली उसी जाति के लोग बैठ के सुनते थे, सभी लोग वो सुनते थे, क्योंकि सभी जातियों की चर्चा उसमें आती थी, हर जाति की चर्चा उसमें आती थी, हर जाति की जानकारी उसमें होती थी। क्योंकि एक जाति का दूसरे जाति के साथ क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, ये जानकारी वहां मिलती थी। हर पट में हर जाति के, एक जाति का दूसरी जाति के साथ रिश्ता बहुत अच्छे से बताया गया है, वो रिश्तों के बारे में। वो लोग तो बड़ा अच्छा, ये शाम तक उनका सभी चलता था। और शाम के बाद में रात के समय भोजन वाजन करके कुछ यहाँ के लोक नृत्य थे, कोलाटम है, कीर्तन रामायणम है, ऐसे बहुत भागवत है, ये सारी चीजें रात के समय होती थी। काफी रात तक ये सब चलता था, बहुत रात भी नहीं कर पाते थे, मगर उसके बाद बुरे कथा है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो रात के समय होती थी। तो लोग सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 9-10 बजे तक का पूरा वातावरण एक संगीतमय वातावरण बना के रखे थे। एक गांव का एकदम रूखा सूखा गांव नहीं, उस गांव में कोई ना कोई संगीत गूंजता रहता था, आवाज गूंजते रहती थी। जितने भी कारीगर लोग हैं, ये लोग कई बार, अब जैसे बुरे कथा कहीं चल रही है, उसका वाद्य बज रहा है, डक्की बज रही है, तो ये कारीगर कुम्हार बैठा काम कर रहा है, तो उसकी ताल में अपनी ताल मिला लेता था। जुड़ा अपना काम कर रहा है तो उसकी ताल में अपनी ताल मिला लेता था। ये लोगों को आनंद आता था खूब काम करने में, ये लोग एकदम निढाल नहीं हो जाते थे। नाद अगर चलता है, ये सब कुछ चलता है, नाद का हमारे पास में बहुत बड़ा महत्व रहा है हमारी सभ्यता में। तुम लोग ये नटराज देख रहे हैं ना, क्या है नटराज में, ये जो नटराज की प्रतिमा बनी है ना, ये गोल मुखमंडल भूमि, ये उड़ते हुए बाल वायु, जटा अग्नि, गंगा जल, चंद्रमा आकाश, ये पंच महाभूत है। जब ये पंच महाभूत मिलते हैं तो सबसे पहले नाद की उत्पत्ति होती है, आवाज की, धुन की, नाद की उत्पत्ति होती है। अगर पैदा होते ही बच्चा नहीं रोया तो मट्टी है। उसके चैतन्यमय होने का प्रतीक उसकी आवाज से कि जिंदा है भाई, चैतन्य है, इसलिए पता चलता है। तो नाद चैतन्यमय होने का प्रतीक है। नाद है तो लय है, जो लय दी गई है, आवाज है, नाद है तो लय है। नाद के लिए हाथ में डमरू है, नाद है तो लय है। अगर प्रकृति की सारी आवाजें बंद हो जाएगी तो हम पत्थर बन जाएंगे, हमारे हिलने डुलने के लिए कोई कारण नहीं रहता। हम हिलते डुलते इसलिए क्योंकि सारी आवाजें। गोंडी पुराण में, गोंडों का जो पुराण चलता है, उनकी एक बड़ी मजेदार कहानी है। जब पूरा प्रलय हो चुका था, तो जब इनके तिरसापेन या महादेव जो भी है, वो जब सृष्टि की कल्पना किए तो वो एक कौवा पैदा किए, और कौवे को बोलते हैं कि जा धरती का बीज लेकर के आ। तो पानी पानी है जहां तक, तो कौवा उड़ रहा है, कहां से धरती का बीज लाएगा, भूमि का बीज। तो ये फिर पानी के अंदर एक खेकड़ा तैर रहा था, ये उस पर बैठ जाता है, वो इसका पैर पकड़ लेता है। तो वो बोलता है कि क्यों भाई मेरे को इतना परेशान क्यों कर रहा, मैं खुद ही बहुत परेशान हूँ, मेरे को ऐसे से बोला गया है कि धरती का बीज लेकर के आओ, मैं कहाँ से लाऊं धरती का बीज। तो खेकड़ा बोलता है कि ठीक है, तेरे को धरती का बीज चाहिए ना, मैं देता हूँ ला करके। और खेकड़ा वो पानी के अंदर जाता है, तो वहां 7 बहनें मिट्टी को सोने की तरह तोड़ती है, दिखाई देती है इसको। तो ये वहां उनके पास में जा करके थोड़ी सी मिट्टी अपने मुंह में दबा के भाग के आ जाता है,
और वो लाके कौवे को दे देता है। तो जब थोड़ी सी मिट्टी वहां कम होती है तो ये बहना देखती कि कौन आया था यहाँ, तो खेकड़ा आया था, तो उसके पीछे दौड़ती है और जाके उसकी गर्दन काट देती है, मुंडी काट देती है। तो वो खेकड़े का सर नहीं होता ना, गर्दन नहीं होती ना, तब से खेकड़े का फिर सर नहीं है, वो धड़ के हिसाब में रहता है, उसकी गर्दन और सर नहीं होता है, तो उसकी गर्दन काट दी है। तो ये कौवा वो मिट्टी लेकर के चला गया। जाने के बाद महादेव इनके जो भी रहे हैं उनके पास ले जा करके जब दिया तो वो शेष को पैदा करके शेष के सर पे वो मिट्टी रख करके उसको धोने लगा, जैसे मथने लगे। तो वो धीरे 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 बड़ा होने लगा और वो पृथ्वी का आकार लिया। मगर शेष को ये बोला गया कि जब तक कि ये मथने की आवाज आते रहेगी तब तक तू हिलना नहीं, तब तक इसको तो संभाल के खड़े रहना है। तो वो मत चले गया। तो ये सृष्टि बन गई। और ये जो सारी आवाजें हैं, ये आवाजों को वो शेष अभी भी समझ रहा है कि कार्य अभी भी चल रहा है परमात्मा का, वो अपने सर पे संभाल के रखा हुआ है इसको। इस सारी आवाजों के बल पे ये सृष्टि खड़ी है। ये जो सृष्टि खड़ी है ये सारी जितनी आवाजें हैं इसके बल पर है, नाद के बल पर है। तो नाद को हमारे पास में बहुत बड़ा महत्व दिया गया कि नाद है तो लय है। फिर भी पंच महाभूतों की शक्ति के भीतर एक भय है। भय स्वरूप पैर के नीचे वो राक्षस है। भय को खत्म करके ही तांडव किया जा सकता है। और तांडव परिपक्वता की चरम सीमा का नाम है। जब आदमी पूर्ण परिपक्व हो जाता है तो वो तांडव करता है। एक बार तंडुक मुनि शिव के पास गए तो शिव बैठे हुए थे, तो थोड़े से वो गुस्से में आ गए थोड़ा बहुत, तो कूदने लगे। ये देखा कि ये तो कूद रहा है मगर बहुत लयबद्ध है, नृत्य की कोई शैली नहीं है। एक बार शिव आनंद में आ गए, उसके बाद कूदने लगे। तो देखा कि ये भी कूदना बड़ा विचित्र है, बड़ा सुंदर है, लयबद्ध है। और उसके बाद एक दिन पार्वती आई, आके सिंहासन पर बैठ गई। इंद्र आया, विष्णु आया, ब्रह्मा आया। ब्रह्मा ताल पकड़ लिए, विष्णु मृदंग बजाने लगे, इंद्र बांसुरी बजाने लगा, सब लोग एक एक वाद्य बजाने लगे। शिव उस समय नाच कूदने लगे, फिर कूदने लगे। वही हमारे पास संध्या तांडव है। ऐसा वो 7 बार देखा। देख करके भूमि में आकर के वो तंडुक मुनि उस नृत्य का प्रचार किया, इसलिए वो तांडव कहलाया। नृत्य में 2 है, तांडव और लास्य। कृष्ण लास्य भी करता था और तांडव भी करता था। कृष्ण पूर्ण परिपक्व आदमी था, वो कुछ भी करता तो सुंदर लगता है। तो तांडव परिपक्वता की चरम सीमा का नाम। जो लावण्य पूर्ण ढंग से किया जाता है, लास्य, रास जिसको बोला जाता है, रास है ना, बहुत लावण्य उसमें होता है, लावण्य पूर्ण होता है, तो वो लास्य माना जाता है। तांडव एक अर्थ, तांडव में उसकी पद्धति कैसे भी कूद सकता है, मतलब लयबद्ध होना चाहिए। वो नाद है तो लय है। मतलब हमारे पास में इसलिए नाद को हमारी सभ्यता में सबसे पहला महत्व मिला है। हम अपने शादी ब्याह कार्यक्रम किसी भी चीज में वाद्य को सामने रखते हैं। वाद्य हमारे वैभव का प्रतीक नहीं है, वाद्य वहां हमारे चैतन्यमय होने का प्रतीक है। ये समाज अपने आप में चैतन्यमय है, मरा हुआ नहीं, उसका प्रतीक है। तो ये नाद को कैसे कैसे रखा गया है। नाद का हमारे शरीर के साथ एक रिश्ता होता है, संबंध होता है। अभी जैसे तुम बस में बैठ के प्रयाण कर रहे हो, क्या कर रहे हो उसमें बैठ के? कुछ भी नहीं करते ना, बैठे, फिर भी थक जाते। क्यों थक जा रहे हैं? क्योंकि उस बस से जो आवाज और जो गंध निकल रही है इसका हमारे शरीर के साथ कोई रिश्ता नहीं है। तो ऐसी वो आवाजें जिसका हमारे शरीर के साथ एक रिश्ता होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। तो उस आवाजों को हमारे समाज में बहुत अच्छे ढंग से कायम किया गया। नाद इतना प्रभावशाली होता है। प्रसेनजीत का एक हाथी था जो खूब युद्ध में जाता था, खूब तांडव करता था, युद्ध में इनको जिता देता था। तो आखिर को हाथी बूढ़ा हो गया, वो बूढ़ा हो गया। तो एक दिन उसके महावत उसको नहलाने के लिए
तालाब में ले गए और वो कीचड़ में गिर गया, फिर उठ ही नहीं पा रहा था बेचारा हाथी, बहुत बूढ़ा हो गया था। तो ये सारे लोग बहुत कोशिश किए, प्रसेनजीत भी आके बड़ी कोशिश किया कि इसको उठाया जाए। तो फिर आखिर में सबको लगा कि अब इसकी समाधि यहीं बनने वाली है। तो इतने में कोई बोला कि देखो इस हाथी को जो महावत चलाता था पहले, वो भी अब बहुत बूढ़ा होकर के है, उसको लेके आया जाए। तो उसको जब लेकर के आए तो वो हाथी को देखा, देखने के बाद में वो एक बात बोलता है कि रणभेरी बजाई जाए। तो रणभेरी बजाई जाए, तो वो जब रणभेरी बजाए, उसकी आवाज सुनते ही हाथी बड़ा ताकत लगा के उठा और बाहर निकल के दौड़ने लगा। क्योंकि वो रणभेरी का जो शब्द सुना, वो उसको रणभेरी के आवाज पे उसको मैदान में हल्ला मचाता था वो। तो वो आवाज जब सुनाई आई तो फिर खड़ा हुआ और निकला बाहर, निकल गया बाहर। नाद में इतनी ताकत होती है ना, नाद में इतनी बड़ी ताकत होती है कि वो मुर्दे को भी उठाए जैसा रहता है। इसलिए नाद को के बारे में हमारे पास में बहुत अच्छा सोचा गया कि आवाज, कैसी कैसी आवाज आदमी को सुनाई देते रहना चाहिए। इसलिए हमारे पास में क्या हुआ है कि जितनी जातियां हैं, जितनी भी जातियां हैं, हर जाति का अपना वाद्य है, उनका अपना संगीत है और अपना नृत्य है। हर जाति वालों का अपना है। चर्मकार है, चमड़े काम करने वाले, उनका अपना वाद्य है। ब्राह्मण है, उसका अपना वाद्य है। और जितने भी तरह के लोग हैं, कोली है, गोंड है, कोलाम है, लंबाड़े है, ये सारे लोगों के अपने अपने वाद्य हैं, अपने ढंग से बनाए हुए वाद्य हैं, और उस हिसाब से उनका अपना नृत्य भी है। इस पे मैं कई लोगों को बोल रहा हूँ कि इस पे एक अध्ययन कर दो, कोई भी एक जना डॉक्टर बन जाए, है ना। संगीतकारों को भी बहुत बोला ये कोई इस चीज पे कर लो कि हर जाति का अपना वाद्य क्या था, वाद्य कैसे बनता था, उसका वाद्य पे कैसे कैसे चमड़े चढ़ाए जाते थे। अब बुड़बुक्का लोडू है, बुड़बुक्का का वाद्य जो है एक सागवान होता है, इसको गुम्मड़ी टेक, उससे बनाया जाता है। और उसपे जो चमड़ा चढ़ता है वो खरगोश का चमड़ा है। उसकी जो चमड़े के लिए चढ़ाने के लिए जो कड़ी बनती है वो इमली की जड़ों से बनाई जाती है। बुड़बुक्का का औसा है। अब यहाँ पे जो चर्मकार लोग हैं, इनका जो धपड़ा वाद्य है उस पे बकरी का चमड़ा चढ़ता है, मगर उसी साइज का कोलियों का, भोइयों का अपना वाद्य है जिसको तप्पेटा बोलते हैं। उस पे ये लोग लंगूर का चमड़ा चढ़ाते हैं। सारंगी पे हिरन का चमड़ा चढ़ता है, इसलिए उसको सारंगी बोला गया है। खंजड़ी पे गोरफल का चमड़ा चढ़ता है, गोरफल होता है ना, उड़म, हाँ, उसका चमड़ा उस पे चढ़ता है। तो जितने वाद्य है, हर वाद्य पे अलग 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 चमड़े भी है चढ़ाने के। ये बहुत अच्छा है, कोई अध्ययन करना चाहिए इसके ऊपर में कि हर जाति वालों के अपने अपने वाद्य क्या थे और उसकी खासियत क्या थी, कैसे तैयार होते थे तो कैसे इस्तेमाल होते थे पूरा। मैं बहुत लोगों को बोल रहा हूँ कि ये कर लो भाई, क्योंकि संगीतकारों की एक ही जाति नहीं रही है हमारे पास में। हर जाति का अपना वाद्य, अपना संगीत, अपना नृत्य, और ये सब आपस में मिलके जब करेंगे एक इलाके के लोग, तो सबका एक नृत्य है। फिर उनके जातियों में अलग अलग नृत्य है, गांव में जब ये करेंगे तो फिर एक नृत्य सबका। कोलाटम यहाँ का नृत्य है, सब मिलके कोलाटम करेंगे, सब मिलके फिर गांव में अपना अपना ये नहीं करेंगे। जैसे इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, समाज देवता, ये सब है ना। तुम इष्ट देवता को ला करके, इष्ट देवता जो भी तुम्हारा है उसको रख के कुल देवता को नहीं निकाल सकते। कुल देवता का देवालय तुम समाज में नहीं बना सकते, और ग्राम देवता का तो पूरे समाज के लोग पूजन करना है, इस तरह से। तो हर एक का अपना अपना सब कुछ है, उनका अपने कुल देवता है, उनका अपना वाद्य है, अपना नृत्य है, अपनी कथाएं हैं उनकी, सब कुछ। वो आपस में जब मिलेंगे तो वो ये सब करेंगे, उनका आपस का होगा। तेनगोल को तप्पेटा, कोलियों का तप्पेटा है, और वोग्गा लोगों का डमरू है, डमरू और बांसुरी है। रुंजा का रुंजा है, रुंजा वाद्य है। वोगू कथा करने वालों का अपना वाद्य है, उनका बहुत बड़ा ढोल होता है। भागवत वालों के अपने वाद्य है। काकी पड़गलोलू जो
पांडवों की कथा सुनाते हैं, उसका अपना वाद्य है, अपना नृत्य है। देखिए ना शिवदत्त जी, कोई होगा तो इस पे काम करे, जो आओ निकाल ले जल्दी जल्दी, ये सब कुछ बहुत बड़ी चीज खत्म हो जाएगी। हर जाति वाले का अपना वाद्य, अपना नृत्य, अपना संगीत, ये रहा है। और तो ये सब कब बजना है, कैसे बजना है, इसका एक रहा है पूरा, इसका अपना बड़ा अच्छा ये रहा है। तो उसके साथ साथ नाद को हमारी सभ्यता में बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। तो ये जितने कारीगर लोग हैं, इनकी जितनी टेक्नोलॉजी है, इसमें से बहुत सुंदर आवाज आती है। जब यहाँ स्पिनिंग मिल बनाने की बात चली, तमिलनाडु से कन्नन आया था, कन्नन एगरा यहाँ पे एक छोटे से स्पिनिंग मिल की वो बात कर रहे थे कि उसमें कपास डाल करके टेप तक बन जाए ऐसा। तो ये जब बात हो रही थी तो मैं उनसे पूछा कि इसकी आवाज कैसे निकली, ये चालू होगा तो इसकी आवाज कैसे रहेगी। तो उन्होंने बोलता है गुरुजी आवाज का इसका क्या संबंध है, रिश्ता है, आवाज तो कैसे भी निकल सकती है। अरे क्या आवाज के ऊपर क्यों नहीं सोच रहे हो? हमारे पुराने कलाकार या पुराने इंजीनियर या जो भी वैज्ञानिक रहे, वो आवाज पर बहुत सोचे। जो भी साधन है उसकी आवाज कैसी निकलना चाहिए, भले ही झाड़ू बनाए, भले ही कुछ भी बनाए, उसकी आवाज कैसे निकलना चाहिए, इस पर बहुत सोचे हो। जैसे हर एक की अपनी टेक्निक है। ओझा भाता लेकर के काम करता है, पीतल की ढलाई काम करता है, वो सांचे वांचे लगा दिया और ये भाता चलता है, उसमें 2 घुंघरू छोटे से लगा देते हैं, वो घुंघरू ये भाता चलता है। भाता का अपना एक हिसाब है। फिर वो चिमटा होता है, चिमटा बजना चालू होता है। बस काफी देर तक, 1 घंटा तक ये चलना है ना भाता, पीतल गलेगा। तो ये जब चलता है भाता और चिमटा चलता है, तो अपने आप गाना पैदा होता है, अपने आप गीत पैदा होता है। नाद से लय और लय से गीत पैदा होते हैं। इसलिए हर टेक्नोलॉजी वाले का अपने गीत है। वो जब भी काम करता है निर्जीव होकर के, मुर्दार होकर के काम नहीं करता है। हम लोग उत्तरांचल में जब देखे तो वहां के जुलाहों के पास गाने हैं। तो वो गाने कैसे गाने हैं, वो पूरे डिजाइनिंग के गाने। वो गाना गाते हुए ये बुनती करता है तो एक डिजाइन तैयार, पूरा डिजाइन उस गाने में बांधा हुआ है, पूरा उस कपड़े का डिजाइन उस गाने में बांधा हुआ है। वो गाना गाते हुए ये हाथ चलाता है उस गाने के हिसाब से, तो डिजाइन बनता है। तो हम लोग डिजाइन को भी गाने में बांध दिए। जैसे कागज का काम करने वाले जो लोग थे, कागजी लोग कोरटला में, तो वो लोग क्या करते थे कि हर 6 घर के बीच में एक डंग था। तो सन वन जो भी डालना है डंग में डाल करके भैंसा बांधते थे, भैंसा बांध करके वो गाता था। अब उसके पीछे पीछे वो गाते हुए चलता था। तो गाना खत्म होते ही भैंसा खड़ा हो जाता था। वो गाने का अपना एक हिसाब था पूरा, वो गाने को भैंसा समझता था और कि इतने चक्कर लग गए, अब ये पल्प बन गया। वो गाना गाते गाते किस समय पे वो रुकना है, वो गाने के हिसाब से भैंसा रुकता था, ये ऊपर नीचे करता था, फिर भैंसा चलने लग जाता, फिर वो गाना पूरा खत्म होते होते फिर भैंसा खड़ा हो जाता, पल्प पूरा बन जाता। तो ये सारी चीजों के हमारे पास में गाने थे। इसलिए हमारे पास कूट रहे हैं तो उसके गाने हैं, पीस रहे हैं तो उसके गाने हैं, हर चीज जो भी कर रहे हैं उसके गीत बने हुए हैं हमारे पास। झाड़ रहे हैं तो उसके गाने हैं, क्योंकि वो पीसते समय पे जो आवाज निकलती थी, उस आवाज का हमारे शरीर के साथ एक रिश्ता होता था, संबंध होता था, उससे एक लय बनती थी, लय से गीत निकलता था आदमी के अंदर। अब जैसे घुंघरू ही है, घुंघरू जो बनाते थे, जब 10 लोग मिलकर के नृत्य कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या घुंघरू बांधते, गज्जा बोलते हैं यहाँ पे, बहुत छोटा होता है और उसकी आवाज बहुत कोमल आवाज होती है। जब 10-20 लोग बांध करके नाच रहे हैं तो गज्जा। जब 2 लोग नाच रहे हैं तो उसके पैरों की घुंघरू का साइज बड़ा हो जाता था, उसको मुआ बोलते थे। मुआ और गज्जा में फर्क है। 2 लोग नाच रहे हैं या एक आदमी नाच रहा है तो उसके पैरों में मुआ, क्योंकि आवाज होना है उसकी। अगर गज्जा उसको बांध देंगे तो उसकी आवाज नहीं रहेगी फिर। अब उसके बाद फिर बैल घुंघरू है। घुंघरू कई तरह के घुंघरू, बैलों के गले में जो घंटा बांधा जाता है या घुंघरू बांधते हैं, जब बैलगाड़ी में वजन ढो करके जाते होते हैं तो उसके गले में घंटा बांधते हैं उस समय।
क्योंकि उस समय वजन से जो चलता है बैल, तो वो घंटा हिलते हुए उसकी एक आवाज आती है, उससे पहचान सकते हैं कि ये कुछ वजन ढो करके आ रही है गाड़ी। ऐसा जब इसको दूर प्रयाण करना है तो उसके गले में घंटा नहीं बांधते थे, उसके गले में घुंघरू बांधे जाते हैं, जिसकी आवाज गूंजती है वहीं पर गूंजती है, और बैल को बड़ा मजा आता है, और उसमें वो दौड़ता चला जाता है। बैल दौड़ने वाला तो घोड़ा भी है, मगर घोड़े के घुंघरू गोल नहीं होते, उसके घुंघरू लंबे बनते, क्योंकि घोड़ा ऐसे चलता है तो उसमें घुंघरू ऐसे छोड़ना है। तो गुर्रब गज्जरू वे घोड़े के घुंघरू अलग होते हैं, उसकी आवाज से घोड़े को मजा आता है, उस पर बैठने वाले को मजा आता है। जब घुंघरू बांध करके बैलगाड़ी पर बैठ कोई जा रहा है तो सहजी वो आवाज, वो नाद, वो लय से इसके मुंह से गाने निकलते थे, गीत निकलते थे, वो गाने गाता था। तो इस तरह से हर सारी चीज के आवाज के पीछे बहुत सोचा गया अपने पास में कि कैसी आवाजें निकलना चाहिए। देवालय में जब जाते हैं ना, चिकरपल्ली में वेंकटेश्वर का मंदिर था, तो सुबह सुबह मैं वहां जाता था, कॉलेज जाते जाते तो घंटे बजाते थे, मैं भी एक घंटा पकड़ के खूब बजाता था। बहुत घंटे थे, नगारा वगैरह था, खूब लोग इकट्ठा होते और वो घंटे बजाते। शुरू शुरू में सब बड़ा अजीब, अलग अलग साइज के घंटे, अजीब अजीब आवाजा हैं। जब वो आंख बंद करके बजाते जाते थे ना, तो ये जितने घंटे होते थे, ये सारे घंटों का, वो नगारे का, वो झांझ का, वो घंटी की आवाज मिल करके सबका एक केंद्र बिंदु बनता था, और आदमी का ध्यान उसमें घुस जाता था, आदमी का ध्यान उसमें लग जाता था, और सारी आवाजें उसको एक हो जाती थी, पूरी सब आवाजों का केंद्र। ध्यान लगाने का उससे बड़ा साधन मेरे को कोई नजर नहीं आया। इतने हल्ले गुल्ले में भी एक उसका केंद्र बनता है, और उसमें अपना ध्यान घुस जाना, ये होता है, ये वहां दिखाई दिया मेरे को। तो हर सारी चीज के, अभी जैसे गाय है, गाय के घंटे अलग होते हैं, भैंस है, भैंस का लोटारम होता है, यहाँ लकड़ी का बना हुआ होता है, उसका अलग है, बकरी का अलग है। सारी जीव राशियों के घंटे वंटे सब अलग अलग धातु से, अलग अलग तरह से बने हुए हैं। ये जान करके कि इसके गले में कैसा रहने से इसका हिलना डुलना कैसा है, और इसके गले में बांधने वाली चीज की कितनी आवाज निकलेगी, और वो आवाज से इसको कैसे लगेगा, पशु पक्षियों तक को कैसे लगेगा, ये समझ करके वो पूरी नादों की सृष्टि की है, आवाज इतने घंटे वंटे सब बनाए हैं। तो मैं कई बार जब दिल्ली में भी गया IIT में, तो मैं वहां ये बताया कि आज नाद के बारे में आज का वैज्ञानिक क्या सोच रहा है। एक ट्रैक्टर यहाँ से निकल जाता है, हमारी जान घबरा जाती, ट्रैक्टर के ऊपर बैठ करके कोई गाना पैदा होगा क्या उसको? हाँ, कोई गीत नहीं निकलेगा। या मोटरसाइकिल पे जा रहा है, उसका कोई गीत पैदा होगा क्या उसके अंदर से? कोई गीत नहीं होगा। या फिर एक कारखाने में घुस के आ जाते हैं तो आधा घंटा तक हम आदमी नहीं हो सकते, इतनी भयंकर आवाजें होती है, आधा घंटा तक हमको सुधरता नहीं। तो ये आज के वैज्ञानिक लोग ये सारी चीजों के बारे में क्या सोच रहे हैं? कौन सोचना है इसके बारे में? जबकि हमारे समाज में बहुत सुंदर ये सारी चीजों के बारे में सोचा गया है, और एक गांव के वातावरण में 24 घंटे एक संगीत गूंजता था। और जो तुम गांव की कल्पना की बात करते जा रहे हो, उसमें ये सब होना पड़ता है। खाली कारीगरों को इकट्ठा करके बैठाने से तो नहीं होगा, है ना? ये मेरे को 2-3 दिन से पूछ रहे कि ऐसा मॉडल टाइप गांव बने तो कैसा रहेगा। मगर गांव तो नहीं बनेगा, म्यूजियम जरूर बनेगा। तो उसमें सारी चेतना को पैदा करना है ना। अब जो साधन भी है, अभी जैसे है कि हमारे जो साधन थे जितने भी, भले ही घोड़ा रहे, बैलगाड़ी रहे, गधा रहे, जो भी रहा साधन, बैलगाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, सो गया चलाने वाला, तो बैल उसको बचा लेता था, गड्ढे में नहीं गिरने देता था, पत्थर पर नहीं चढ़ने देता था, बचा लेता है ना बैल। या टांगे पर जा रहा है तो घोड़ा बचा ले, क्योंकि वो साधन चेतनामय साधन है। तुम कार में बैठे जा रहे हो, जरा झपकी लगे तो गति क्या होगी तुम्हारी? क्योंकि ये जड़ है,
ये साधन जड़ है, इसमें कोई चेतना नहीं है, ये तुम्हारी कहीं सुरक्षा नहीं करेगा। हमारे वो साधन जितने भी थे वो चेतना में साधन थे। तुम्हारा अगर तुम्हारी झपकी लग जाए या कुछ भी हो जाए तो वो तुम्हारी रक्षा कर लेता। घोड़े पे जा रहे हैं, झपकी लग गई, घोड़ा तुमको मरने नहीं देता था। सामने बहुत बड़ा गड्ढा है, दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो भी घोड़ा खड़े हो जाता था, छलांग नहीं लगाता था या उसमें गिर नहीं जाता था, वो अपने से खड़ा हो जाता था। मगर आदमी जितने साधन है, ये क्या हमारी सुरक्षा करेंगे क्या? कहीं भी ये तो हमारी सुरक्षा कहीं भी नहीं कर सकते, ये तो डुबा देंगे, परलोक में पहुंचाते हैं आसानी से। तो इसलिए आवाजों पर जैसा काम होना है, कभी हमारे पास में जो काम हुआ था पूरा, ये बड़ा जबरदस्त काम हुआ था। तो मैं कई बार ये वाद्य एगरा के बारे में काफी देखा हूँ, ढूंढा हूँ कि कैसे ये जो वाद्य बनते हैं, करते कराते हैं। तो ये सारी चीजों पर भी एक बार अच्छा अध्ययन करना है। तुम लोगों से देखो भाई, किसी को मैं तो जानकारियां दे रहा हूँ, इतना तो मैं नहीं कर पाऊंगा कुछ भी ना, कि इस चीज में ये है, इस चीज में ये है, मैं बोल पाऊंगा। कोई अध्ययन करे और आज के हिसाब से डॉक्टर बन सकता है अच्छे से, एक एक छोटे छोटे विषय को लेकर के भी करना होगा पूरा। अभी हमारे पास बहुत कुछ बचा हुआ है। शिवालय का घंटा होता था, उसमें से जो नाद आता है वो शिवा का नाद आता है। वैष्णव वाले का जो वैष्णव देवालयों का जो घंटा है, उसका जो नाद होता है वो ओंकार का नाद। जैसे चर्च का घंटा होता है, इसका जो नाद होता है उदासीन नाद होता है, बहुत वातावरण में उदासीनता पैदा करता है। ये जब ये बजता है कभी कभी तो वातावरण में उदासीनता आती है ना, उत्साह नहीं होता है। तो इस तरह से हर सारी चीज के जो है आवाज का जो प्रभाव है, देवालय में हमारे बारे में इसके बारे में बहुत सोचा गया है कि घंटे कैसे कैसे, देवी के देवालय का घंटा कैसे हो, शिवालय का घंटा कैसे हो, वैष्णव वाले का घंटा कैसे हो, उसके पूरे प्रपोर्शन प्रमाण हमारे लोग बहुत अच्छे से जानते थे कि क्या क्या डालने से ओंकार का नाद होगा, क्या डालने से शिवा का नाद निकलेगा। तो ये सारा जो कुछ रहा है अपने पास में, तो नाद हमारे लिए बहुत महत्वशाली रहा है। और हमारे गांव में नाद गूंजते रहता था, गूंजना है। आज ये सारे नाद बंद हो गए, गांव में कोई आवाज नहीं आती, इसलिए उदासीन उज्जड़ गांव हो गए पूरा। आदमी की भाषा कठोर हो जाती है, वातावरण में संगीत नहीं गूंजता है तो इसकी भाषा भी कठोर हो जाती है, बड़ी लयबद्ध भाषा नहीं रहती है इसकी, ये सब गड़बड़े हो जाती है। तो ये सारी चीजों को देखना होगा एक गांव की रचना में। जो ये बताया कि विज्ञान, आध्यात्म और कला उसके लिए जरूरी है। कलाएं तो और भी बहुत कुछ रही है, हर एक को अपने हाथ से कुछ ना कुछ तो करना पड़ता ही था, और वो करता था। क्योंकि एक लकीर डालने में भी कोई परिपक्व होता है तो बहुत कामों में वो परिपक्व हो जाता है। किसी भी एक हाथ के काम में अगर परिपक्व है तो बहुत कामों में वो परिपक्व हो जाता है, और उसके जीवन में लय आती है, काम करने का ढंग उसको आता है। इसलिए हमारे पास में इतने सारे तरह की कारागिरियों को रखा गया था। ये सारे कामों की वजह से, ये सारी आवाज की वजह से आदमी के अंदर एक सौंदर्य दृष्टि पैदा होती है, और सौंदर्य दृष्टि समाज में बहुत जरूरी है रहना। हर एक के भीतर, किसी के अगर लोग के अंदर सौंदर्य दृष्टि नहीं रहेगी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सौंदर्य दृष्टि नहीं अगर खत्म हो जाएगी तो ईर्ष्या बहुत बढ़ती है, मात्सर्य बहुत बढ़ जाता है समाज में, और इनकी जीवन शैली में पूरी गड़बड़ हो जाती है। रहने सहने से लेकर सारी चीजें गड़बड़ा जाती है, और वो सौंदर्य दृष्टि बनती है ये नाद के द्वारा, ये कलाओं के द्वारा, ये सारी चीजों के द्वारा। तो हमारी जो पूजा पद्धति कभी कभी देखते हैं तो एक छोटी सी जगह है, एक मूर्ति है, धोए मांजे, भांति भांति के रंग लगाए, कुंकू गुलाल अबीर चंदन ये सब लगाए, भांति भांति के फूल लगाए, कहीं दिया लगा दिए, कहीं धुआं उड़ा दिए। ये सब एक छोटा सा एक वातावरण, बहुत सुंदर वातावरण बनता है ना। वो करने से वो देवता कुछ दे या ना दे, ये कार्य उसको सौंदर्य दृष्टि प्रदान करता है। स्पेस डिवीजन है, कलर सेंस है, ये सारा कुछ है ना। और वो सौंदर्य दृष्टि बहुत महत्वशाली है। सौंदर्य दृष्टि अगर नहीं रहेगी तो क्या गड़बड़ होती है। जैसे आज है
तुम बाजार में कोई चीज लेने के लिए जाओगे और चप्पल की दुकान में ही गए तो चप्पल तो जरूरत की चीज है, तो जरूर मर्द ठीक है कोई भी चप्पल वो चल जाएगा ना पैर में, मगर उससे 10-20 चप्पल डलवाते हैं। क्यों डलवाते हैं 10-20 चप्पल? क्योंकि वो लेते समय तुम्हारे दिमाग में कोई और होता है, या तो जो चीज मेरे पास है वो किसी के पास नहीं होना चाहिए, या उसके जैसी चीज हो। इसको क्या बोलते हैं, एक स्टेटस के चक्कर में आ जाता है, वो स्तर के चक्कर में आ जाता है। अगर सौंदर्य दृष्टि अगर इसके भीतर है तो उसमें ये चक्कर नहीं आता, वो स्तर के चक्कर नहीं आता है, स्टेटस का चक्कर नहीं आता है कि मुझे जो सुंदर लग रहा है, मेरे शरीर के साथ जो सुंदर लगेगा वो मैं लूंगा। ये अगर नहीं है तो फिर इसके अंदर पूरी गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए सौंदर्य दृष्टि पैदा करना समाज में ये बहुत जरूरी है। इसलिए तो हमारे पास में हर जाति का अपने डिजाइन का कपड़ा था, हर जाति का अपने डिजाइन का अलंकार था, सबका अपना अपना अलग अलग था। और उसके जैसे काम है, जैसे उसकी शरीर की बनावट है, कामों के द्वारा शरीर की बनावट बनती है। हम लोग एक बार क्या हुआ, भद्रावती गए, मिरमिरे जी के वहां जाना था, तो बस से उतर के जा रहे तो वहां बहुत सारी औरतें ऐसा हाथ करके चल रही, उल्टे हाथ। तो श्रीनिवास था साथ में, ये सब ऐसा हाथ करके क्यों चल रही? तो मैं बोला ये कोयला जलाने वाले लोग होंगे इसलिए। अच्छा आप ये ऐसा कैसा बोलते हैं? तो वहां जाके देखे तो हर घर घर में कोयला जल रहा है, और घर घर में जब कोयला जल रहा है तो अब कोयला हाथ को रख के रहता ना, तो कपड़े को नहीं लगे करके वैसा पलटा देते चलते थे। तो वो उनको आदत ही हो गई। कोयला है वो उनको आदत हो गई। जैसे काम है, शरीर की बनावट उसके हिसाब से होती है। कई बार ये होता है ऐसे, कई बार कई बड़े शहरों से कोई आ जाता है तो उसकी चाल देख करके हम ये बोल सकते हैं कि इसके घर की फर्शी कैसे, क्योंकि जहां बहुत चिकनी फर्श लगी रहेगी वो जो भी पैर रखता है उसके पैर बहुत सतर्क होकर के रखता है ना, वो उसको आदत पड़ जाती है। अब भाई उत्तरांचल के लोग जब यहाँ आए थे कार्यक्रम में, तो यहाँ से वो स्टेडियम कितना दूर है ना, कितना दूर है करके, बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है ना। वो यहाँ से वहां जाने आने में थक जाते थे और वो पहाड़ियों पर चढ़ते थे, गैस लेकर के, एक एक ईंट लेकर के 1-2 किलोमीटर पहाड़ी पर चढ़ जाते। तो उनके जो चलने की आदत है वो ऐसे ऐसे चलने की आदत है ना। अब यहाँ जब ऐसे चलने की बात आ जाती है तो थक जाते थे बेटे। क्यों बहुत थक गए, तो मैदान में चल के थक गए, पहाड़ी पे नहीं थकते मगर यहाँ थक जाते, क्योंकि जो पैर रखने की आदत है वो यहाँ आके बदलती है। तो उसके हिसाब से शरीर बनता है ना। कई लोगों को ये देखे हैं कि जुलाहा खड़े नहीं रह सकता और भेड़ बकरी चराने वाला धनगर वो बैठ नहीं सकता, क्योंकि ये सारा दिन में जुलाहा कितना टाइम खड़े रहता है, कभी नहीं खड़े रहता। और धनगर कितना टाइम बैठता है सारा दिन में, वो कुल्हाड़ी ये साइज के रखेगा, यहाँ टेका लगाया ये पैर ऊपर कर लिया, इधर टेका लगाया ये पैर ऊपर कर दिया, वो सारा दिन में कभी नहीं बैठता। तो उसके हिसाब से इनके शरीर की बनावटें ये सब कुछ हो जाता है ना। तो उस हिसाब से इनके पैर में, इनके हाथ में, इनके अलंकार में क्या चीज होना चाहिए, ये कभी हमारे पास बहुत सोचा गया था, बहुत सोचा गया था। इसको सौंदर्य दृष्टि बोलते हैं ना, और वो बहुत जरूरी है। वो तो कलाओं के द्वारा, वाद्यों के द्वारा, संगीत के द्वारा, ये सारी चीज के द्वारा वो पैदा होता है। इसलिए इन सबको रखना होगा, ये सबको रखना है। तो मैं कल से बताते जा रहा हूं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो ऐसी हो कि परमात्मा 24 घंटे दिया है, 8 घंटे सोना है, 8 घंटे आहार के लिए काम करना है, और बचा हुआ 8 घंटे हमको अपना आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन जीना है। आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन जब जीने के लिए समय रहेगा तो ये सारी चीजें उसमें चलती है। जहाँ 24 घंटे खाने के लिए मरना है वहां फिर ये सब कुछ नहीं चलेगा। तो इसलिए ये जीवन शैली की कल्पना कि कैसी जीवन शैली होने से इसको इतने घंटे काम करने से भी बस हो जाएगा, वो एक जीवन शैली की कल्पना हमको करना पड़ता है पूरी। वो जीवन शैली की कल्पना के बाद ही एक सभ्यता बनती है कि ये समाज, ये सब
ये जिसकी सभ्यता हम बना रहे हैं, ये कैसे जीना है, इसकी जीवन शैली क्या होना है, वो जीवन शैली की कल्पना करना पड़ेगा हम लोगों को। कई बार ये आता है कि हमारा कोई भी ऋषि सन्यासी तो नहीं है, किसी की एक बीवी है, किसी की 4 है, किसी की 10 पत्नियां हैं, प्रपंच वाले, खतरनाक बेटियां हैं, खतरनाक जवाई है, दुष्ट बेटे हैं उनके, हजार हजार शिष्य बैठे हुए, सब मिट्टी के पुतले तो नहीं थे ना, दुष्ट शिष्य रहे होंगे, बदमाश रहते हैं बच्चे तो इन सारी चीजों के बीच में रहते हुए भी वो समाज के आगे इतनी बड़ी गेंद जो डाल करके गए हैं, वो कैसे डाल गए, तो उनकी अपनी जीवन शैली क्या होगी जो उनको इतना निश्चिंत रखे, वो जीवन शैली को एक बार समझ लेना ना, उनकी दिनचर्याओं को, उनकी जीवन शैली को, तो उसमें ये सारी चीजें आ जाती है। बिना ये सारी चीजों के रूखा सूखा एक जीवन होगा और जी लेगा बस उतना ही, और तो कुछ नहीं कर पाएगा। काम के हिसाब से शरीर की बनावट होती है ना, और शरीर की बनावट के हिसाब से अलंकार तय होगा सब कुछ। तो क्या अलग अलग जातियों के अलग अलग जेवर और ये सब अलग धातुएं भी निश्चित थी? धातुआं नहीं है, धातुआं सबके लिए थी, मगर कुछ धातुएं किसको आसानी से मिल जाए, किसी को नहीं मिलती। अब जैसे डिजाइन मात्र एक होता, धातु अलग हो सकती थी, तय नहीं थी, धातु अलग हो सकती। जब निजाम के गहनों की एग्जीबिशन हुई थी हैदराबाद में, सादर जंग म्यूजियम में, मैं भी गया था देखने, तो मैं ऐसे घुसा और ऐसे निकल गया बाहर, बोलिए हो गया क्या आपका, देखना करोड़ों का गहना है, कोई ऐसे देखता है क्या, उसमें देखने के लिए क्या है। हमारे इलाके की आदिवासी औरत भी यही गहना पहनती है, हमारे इलाके की मामूली औरतें भी वही पांजे, वही तोड़ा, वही हंसली, वही नथनी, वही बाजूबंद आम लोगों के पास में है, जो महारानियों के पास है। फर्क एक है कि इसका चांदी का बना हुआ है और उसमें मामूली कंकर लगा है, उसका सोने का बना है, उसमें हीरा लगा है। धातु का फर्क है, मगर डिजाइन का फर्क नहीं है, तो डिजाइन के द्वारा सब संभाल रहे हैं, धातु फर्क नहीं। हमारे पास में भाषा, भोजन, भेष, भूषण और भवन, इस आधार पे एक एक इलाके का सब कुछ बना है, उसके भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार ये सब बना है। उसका भोजन भी वहां का, उसकी भाषा भी, उसकी वेशभूषा भी। यही मैं लोग कल बता रहा था कि बड़े कारखाने और छोटे छोटे कारखाने में क्या है। छोटा कारखाना हमेशा बहुत डिजाइन बनाने की सामर्थ्य रखता है और बड़ा कारखाना बहुत डिजाइन नहीं बना सकता, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए छोटे कारखाने वाले लोग ये चाहते हैं कि समाज बहुत रंग बिरंगा रहे, बहुत डिजाइन से रहे, और बड़ा कारखाना ये चाहता है कि समाज एक समान रहे, सब एक जैसे हो जाए, क्योंकि इसकी सामर्थ्य नहीं है हर एक के लिए डिजाइन बना के देने की, ये इसकी कमजोरी है। ये हर एक के लिए तो हर एक चीज पैदा करते हैं। अभी कई बार ये होता है, कई बार ये कि जी अब 100 करोड़ लोगों के लिए कहाँ से कपड़ा बनेगा, अगर आप मध्यम से बनवाना है। तो मैं कई बार बोलता हूँ कि अरे 100-150 करोड़ लोग खाना खाते हैं, नहीं खा रहे हैं खाना, कहाँ से खा रहे हैं, जैसा ये खाना खा रहे हैं उसे बना लेंगे। कुछ समय के बाद में ये बात आ जाएगी कि 100 करोड़ लोग खाना खाना है तो कैसे खाएंगे, जब कारखानों से आने लगेगा, पाकिस्तान आने लगेगी, तो बाद में यही लोग यही बात कि कैसे खाना खाएंगे भाई 100 करोड़ लोग, ये तो कारखाने के बिना नहीं चल पाएगा, ऐसे थोड़ी है। तो हो सकता है वो कुटुंब थे, बड़े बड़े कुटुंब थे, वो कुटुंब में ये सब चलता है, परिवार में नहीं चलता है, कुटुंब में चलता है ये सब। अब यहाँ बड़े कारखाने आने के बाद कुटुंब से परिवार और परिवार से व्यक्ति बनता है। कारखाना छोटा था तो बहुत बड़े बड़े कुटुंब थे, बड़े बड़े कारखाने हैं तो कुटुंब से परिवार, परिवार से व्यक्ति, ये बदमाशी नहीं तो क्या है पूरी और ये सारी चीजों को बड़ा अच्छा नाम दिए आधुनिकता आधुनिकता। और हर आदमी आधुनिक, इसके खिलाफ जरा भी बात करेगा तो मेरे को पिछड़ा हुआ समझेंगे लोग, ये मानता है बेटा, मरे जा रहा है इसके अंदर। जितने भिक्षावृत्ति वाले उनके अपने अपने वादे हैं। वो कोमू जो वो फूकने वाले लोग है, फकीरों के पास भी होता है सिंगी, और कोमोलू एक जाति है, कोमोलू आलू, वो गोल्लो लकू आड़ू सरालू, कोमोलू करके है, उनके पास में होता है
सिंह होता है बड़ा, वो बजाते हैं। उनका जो ढोल है, 2 ढोलों को मिला करके एक वाद्य तैयार होता है। वो बजाते हुए यादवों की कथा सुनाते हैं। यादवों की कथा सुनाने वाले मंद गोल्लोड़ू, मंद यच्छोल्लू, कोम्मोल्लू, ये लोग हैं पूरे, ऐसा। तो वो उनका वाद्य उनका है अपना। और मंद गोल्लोलों का वाद्य अपना अलग है, उनका बिगुल अलग होता है, बिगुल जैसा होता है उनका वाद्य। అది పోతురాజులు పోతురాజులు బాగా మంది దేవంతోళ్ళు ఉన్నారు, పోతురాజులు పొచ్చమ్మలోళ్ళు ఉన్నారు, పంబలోళ్ళు ఉన్నారు. వీళ్ళంతా మాలోళ్ళ తెగని, मालूल दांत के लिए उठने होगी जाता, उसका एक हिस्सा है पूरा। ग्राम देवताओं की जितना अधिकार रहा है पूजाओं का, ये माला समाज का रहा है, मालूल के। देवंतोड़ू माला है, पंबलोलू मालूल है, पचमलोलू मालूल है। एक वाद्य होता है, उस पे बिल्ली का चमड़ा लगता है। एक वाद्य जमदड़गा, वो इनके पास रहता है ना, देवी के पूजा कर, अरे बड़ा भयंकर नाद होता है उसका, वो लोग बजाते हैं उसको। बहुत वाद्य है, बहुत है। किसका? शायद बोले जंगल देकर ना, उस देकर उठा दे। बिल्ली का भी चमड़ा चढ़ता है, लंगूर का भी चमड़ा चढ़ता है। नगारे पे तो भैंसे का चमड़ा होता है, नगारा भैंसे का चमड़ा होता है नगारे के ऊपर, बड़ा वाला जो नगारा भैंसे का चमड़ा होता है। हर वाद्य पे अलग अलग चमड़े हैं पूरे। अब सभी वाद्यों पे प्लास्टिक आ गया है, हर वाद्य पे प्लास्टिक चल रहा है, धपड़े के ऊपर भी प्लास्टिक ही है ना। हर वाद्य पे एक ही चीज आ गई है, वो एक ही चीज आने सबकी आवाज तो एक ही निकलेगी ना, मगर वो हर एक के चमड़े का नाद अपना अलग होता था, जिसका अपना अलग महत्व था पूरा, उनका अपने नाद का अलग महत्व था। उसके हिसाब से अभी डमरू ही कई तरह के, बुड़बुक का भी एक डमरू है, वो गोलू के पास रहने वाला भी जग्गू, वो भी एक डमरू है, मगर वो बड़ा भारी भरकम होता है, उसकी आवाज अलग होती है। और छोटी लोगों के पास भी रहने वाला एक डमरू ही होता है, मगर उसकी आवाज एकदम अलग आवाज होती है, वो उंगली से बजाते हैं, ऐसा नहीं बजाते, उंगली से बजाते हैं, उसकी आवाज एक अलग आवाज होती है, वो भी डमरू है। ऐसा एक डमरू को कई तरह से, अब जैसे किंकरी है यहाँ, वो किंकरी और कर्नाट है, कर्नाट एक वाद्य है यहाँ पे। मेट्ल किन्नरा, किन्नेरा अलग है, मेट्ल किन्नरा अलग है। मेट्ल किन्नरा में 12 रहते हैं और वो चलता है, तो उस पे एक मोर बना हुआ रहता है, तो ये वाद्य बजाते हुए मोर को नचाते हैं, बड़ा सुंदर नचाते हैं मोर को। ये वाद्य बजाने वाला एक ही आदमी था 2 साल पहले मरा, डक्कल गोपाल, वो आया था, कई बार यहीं रहता था ना, वो 2 साल हो गए मर गया वो। तो उस पे मोर बना होता था और ये वाद्य बजाता था, मोर मस्त नाचता था, उसके ऊपर नचाता था मोर को, मोर के द्वारा एक कथा सुनाता था वो, ऐसा। तो इस तरह के वाद्य बहुत है। वड्याली का रामास्वामी का खड्डी का वाद्य है, खड्डी है वो, उसको खड्डी बोलते हैं। वो तबला और डग्गा उसी वाद्य पे चलता है, उसी सितार पे चलता है, वो काड़ियों से बजता है, उसको खड्डी वाद्य बोलते हैं। वो मिथुलैया वार्ला का है, उनका है वाद्य। मिथुलैया वार्ला का जो वाद्य है वो खड्डी है, काड़ियों से बजता है। अब छोटी लोगों का जो वाद्य है किंकरी है और कर्नाट है, वो इससे बजता है, तंतु वाद्य है। तो तंतु वाद्य तो किन्नरा भी है, मरी उंगली से बजता है पूरा, वो वायलिन की तरह बजाया जाता है। मैं पिछले साल से बोलते जा रहा हूँ, कोई जल्दी जल्दी कर ले ये सारी चीजें। हर जाति के अपने जो वाद्य है, तो बहुत सारे वाद्य खत्म हो चुके हैं, बहुत सारी जातियां ही खत्म हुई है, तो उसके साथ उसके वाद्य सब खत्म हो गए। किसी वाद्य की आप जानकर मिसाल भी लेते, हाँ, तो उसको बजाने वाला उसको वापिस क्या वाद्य की उपयोगिता वो बताने वाला तो नहीं बचेगा, नहीं, वो बताने वाला तो नहीं बचेगा। पर इसलिए मैं बोलता हूँ लोगों को कि बहुत सारी चीजों के शास्त्र बना लिए जाए। जैसे क्या है कि नाट्य भरतनाट्य जब खत्म होने लगा था, बिगड़ गया था पूरा, तो भरत मुनि फिर नाट्य शास्त्र की रचना किए थे।
और वो ये बात लिखे हैं कि ये बड़ा बिगड़ जा रहा है, खराब खत्म हो जा रहा है, इसलिए मैं इसको शास्त्रबद्ध कर रहा हूं। ऐसे ही अब शिल्प शास्त्र है, शिल्प शास्त्र, शिल्प का काम पूरा खत्म हो चुका, देवालय निर्माण, शिलाओं से बनना, ये सब खत्म हो चुका था ना, मगर ये शिल्प शास्त्र रहने की वजह से वो फिर चालू हुआ है, तो फिर चालू हो गया। ऐसे ही कारीगरों के भी पूरे शास्त्र बनाए जाए, है ना, ताकि काम खत्म भी हो जाए तो वो शास्त्र अगर उनके पास है तो कभी भी फिर उसको चालू कर सके। उसके लिए कुछ शास्त्रों का निर्माण होना है, टैलेंट फिर से, हाँ, क्योंकि उसकी जानकारियां उसमें हो, वो फिर उसको देख करके कर ले पाए। ऐसा अगर ऐसे शास्त्र बन जाते हैं तो ये बहुत सारी चीजें, भले ही काम बंद हो जाए मगर वो काम जिंदा रहेगा, फिर कभी कर सकते हैं। इसलिए मैं बहुत 2-3 साल से सबको बोल रहा हूँ कि शास्त्रों की रचना करो भाई वैसा वैसा कुछ इकट्ठा कर करके प्रयोग के बाद में हाँ, सारे हाँ, स्थिर हुई समाज में, बिल्कुल, तो समाज एक फंक्शनिंग समाज बना, तो सारी चीज फिर से समाज के अंदर आज बदले, जिसका अंतराल छोड़ दीजिए। हाँ, नहीं, अभी क्या होता है कि कभी कभी समाज में बहुत अच्छी परंपराएं होती है, सब होता है, कुरीतियां आना चालू होती है। तो जैसे एक शरीर अपना मलमूत्र त्यागना बंद कर दे तो कितने दिन जिएगा, मरेगा। ऐसे एक समाज भी अपनी कुरीतियों को निकालना बंद कर दे तो वो भी मरेगा। और हमारे पास कुरीतियां बहुत बलशाली हो गई है, बलशाली हो गई है, उसका उतना प्रचार किया गया, प्रचार किया गया, कुरीतियों का ही प्रचार किया गया हमारे पास में। अच्छी परंपराओं का प्रचार कहीं नहीं हुआ है, कुरीतियों का प्रचार खूब हुआ है, जिसमें हमारे ही समाज को अपने समाज के प्रति नफरत हो गई, भयंकर। कुरीतियों का इतना प्रचार हुआ है, बहुत भयंकर प्रचार हुआ है, और वो अभी भी होते जा रहा है, अभी भी होते जा रहा है प्रचार उसका, उसको कोई रोक नहीं रहा है। सुधारने का नाम ना, हाँ, समाज को सुधारने क्या क्या बुराइयां ढूंढ निकाल रहे हैं, और अभी भी चल रहा है, अभी भी टीवी के सीरियल आएगा सब वही चल रहे हैं। जब हम बैठ कर के ये बात करते हैं तो नहीं गुरु जी ये अतीत की बात कर रहे हैं हम, अरे तुम लोग भी तो अतीत के बल पे नई व्यवस्था खड़ी किए हैं, है ना। जो नई व्यवस्था, जो नई टेक्नोलॉजी को इतना दमदार बनाए वो अतीत के बल, हमारे अतीत के बल पे कि तुम्हारा तो सब इतना बेकार है, ये साबित करके ये लोग खड़े हो गए। हमारे लोग उसको शायद अपना लिए, अपने आप को बुरा मान करके, है ना। अतीत के बल पे ये भी खड़ा हो सकता है। मेरा तो काम है स्मृति जागरण कराना मेरा काम है स्मृति जागरण कराना। मेरे को कभी कभी लगता है कि स्मृति जागरण जरूरी है। जब हनुमान जी लंका के किनारे गए, सब बानर बैठ गए, तो ये पूछा गया कि समुद्र के किनारे कौन जाएगा, पार कौन जाएगा भाई। तो अंगद बोला मैं जा तो सकता हूँ, लौटने में संदेह है। जामवंत बोला तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो ये सब अपना अपना बैठ, और हनुमान बैठे हुए थे खाली कि मैं क्या कर सकता हूँ, बैठा। तो जामवंत बोलता तू खामोश क्यों बैठा है भाई। तो उसको इसका याद दिलाया गया कि तू तो सूर्य को निगल लिया, तू तो वो कर लिया, तू तो ये कर लिया था। तो जैसे जैसे कि तेरे को ऋषियों का शाप मिला, उसकी वजह से तू अपने स्मृति को खो चुका है, अपनी ताकत को खो चुका है। तो इसलिए अब वो, और ये बोला गया था कि जिस दिन कभी ये स्मृति जागरण होगा उस दिन तेरा बल तेरे को प्राप्त हो जाएगा। तो ये सुनते सुनते इनका पर्वत का आकार हुआ और वो छलांग लगा के लंका में घुसे तो कभी कभी स्मृति जागरण, तो हमारे ये भारत के एक इतिहास में किसी ऋषि का एक शाप लगाना पड़ेगा ये वो ऋषि शाप दिए थे कि जाओ ऐसा भ्रष्ट होकर के नाश होगे रे तुम्हारा समाज और फिर ऐसे होने से तुम्हारा फिर उद्धार होगा कहीं से कथा बनाना पड़ेगा ये मैं हुजूर-ए-मां के पास बैठा हुआ था हैदराबाद में, तो चाय वाय की बात चल रही थी। तो मेरे को पूछे तो मैं उनको एक कथा सुनाया, खूब अच्छी कथा सुनाया। तो चाय के बारे में, तंबाकू के बारे में कथा सुनाया। मैंने कथा सुनाया कि जब विनीता और कद्रुआ की लड़ाई हो गई आपस में, तो सांपों की जो माँ थी वो गरुड़ को ये बोलती है कि तू इंद्रलोक से अमृत का भांड लेके आ जा और मेरे जो बच्चे तू मार दिया है इनको जीवित कर
उसके बाद तो दासत्व से विमुक्त हो जाएगा। तो गरुड़ इंद्रलोक गया और अमृत का भांड लेकर के आया रड़ करके। तो वो जो पात्र लेकर के आ रहा था तो अमृत में उफान आ गया और उसकी कुछ बूंदे धरती पर गिर गई। तो जो बूंदे धरती पे गिरी उससे दो पौधे पैदा हुए, एक तंबाकू का और एक चाय का। सुनते रही मुझे मिला लिए कहता, एक तंबाकू का और एक चाय का। इसलिए फिर अब ये सब चालू हो गया, ये तो अमृत है। इस तरह की कहानियां बनाने में क्या जाता है, खूब बन जा सकती है। एकलव्य की कहानी नहीं घुसेड़ी गई है क्या? ऐसे ही घुसेड़ी गई है एकलव्य की कहानी, जबकि मालूम है कि धनुष चलाने में ये अंगूठा किसी काम का नहीं है ना। धनुष चलाने में तो अंगूठा किसी काम का नहीं है। धनुष ये उंगलियों से, दो उंगलियों से चलाया जाता है पूरी दुनिया में, है ना। सर्कस में बाण भी ये दो उंगलियों से निकाला जाता है। तो ये द्रोणाचार्य अंगूठा क्यों कटवाया मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा। वो कटवाता या तो ये उंगली कटवाता या ये उंगली कटवाता। तो फिर एक मतलब होता। बहुत कहानियां ऐसी जुड़ जा सकती है खूब, ऐसा कुछ नहीं है, ये होते रहता है। तो जरूरी है हमारे लिए, सारी चीजों पे सोचना जरूरी है। बहुत सोचना पड़ेगा। ये गांव है ना, ऐसे नहीं होगा।